नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। जब आप रोजी रोटी के लिए बाहर कमाने जाते हैं तो स्वाभाविक है आपका घर आना जाना कम हो जाता है। साल में एक दो बार जाते होंगे या नहीं भी। इसी का फ़ायदा उठाकर आपका अपना सगा भाई आपके हिस्से की ज़मीन और फसल पर एकाधिकार जमा लेता है। माताजी नहीं हैं, पिताजी जीवित हैं और 70-80 के पार कर चुके हैं तो पिताजी को भी मजबूर कर देते हैं कि वो जैसा कहते हैं वो वैसा ही करें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो वृद्धावस्था में उन्हें नाना प्रकार की यातनाएं देना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि उन्हें भूखे रखा जाता है ताकि वो भाई का पक्ष न ले सकें। यदि वो बीमार हैं तो उन्हें अपनी हालत पर छोड़ देते हैं। कंस जैसे भाई द्वारा बीमारी और बुढ़ापे की आड़ में झूठी सेवा करने की संवेदनाएं प्रकट किए जाते हैं। इस सब के पीछे अपने ही भाई के ज़मीन को हथियाने की साजिश चल रही होती है। कलम बाग, बांस काठ, फसल आदि बेचकर सारे पैसे अपने पास रखते हैं। इसकी कोई जानकारी अपने परदेसी भाई को नहीं देते हैं। अपने बूढ़े बाप पर दबाव डालते हैं कि वे अपने बाहर रहने वाले बेटे को कुछ भी ना बताएं। यदि पिताजी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हैं तो उनके पेंशन पर भी पूरा कब्जा कर लेते हैं। पिताजी के एटीएम कार्ड से पेंशन का पैसा निकाला जाना तो आम बात है। ऐसे में परदेसी भाई अपनी हिस्सा की ज़मीन की मांग कर बैठे तो वो अपने ही परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। गांव का समाज व पड़ोसी भी परदेसी भाई का साथ नहीं देते। पंचायत भी चुप्पी साध लेता है। आज के पंचायत में इतना दम नहीं कि वो सही गलत का फैसला कर सके। पंचायत इतना कमज़ोर हो चुका है कि भरी सभा में पंच को ही गाली सुनना पड़ता है। भाइयों के बीच विवाद इतना बढ़ जाता है कि मामला मारपीट से लेकर कोर्ट कचहरी तक चला जाता है। इस तरह की विवाद अब घर घर की कहानी बन चुकी है। सामान्यतः इस तरह के विवाद में क्या क्या समस्याएं आती है, उसका कानूनी रूप से क्या समाधान हो सकता है, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस समय हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी मौजूद हैं। मैं शर्मा जी का इस कानूनी पर चर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। शर्मा जी, सिविल मामलों में मेरा पहला सवाल है, मरोसी ज़मीन का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा बिना बंटवारा किए पिता अपने किसी एक संतान को वसीयत कर सकता है या नहीं? नमस्कार कृपानंद जी, जैसा कि आपने मुझे पूछा है, अगर कोई मरोसी की ज़मीन है यानी कि पैतृक संपत्ति है और जिसमें सभी का हक शामिल है तो ऐसी किसी भी संपत्ति का पिता वसीयत नहीं कर सकता है। वह केवल अपनी जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसी की वसीयत कर सकता है। शर्मा जी, आप ये बताइए कि मरोसी ज़मीन का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा बिना बंटवारा किए पिता या भाई या दोनों मिलकर किसी और को बेच देता है तो उसे कोर्ट से खारिज करवा सकते हैं या नहीं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें परिवार के सभी सदस्यों का हिस्सा शामिल होता है और वह संयुक्त रूप से उसके मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उसका कुछ हिस्सा बेच दिया जाता है तो उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं कि वह अवैध तरीके से बेची गई है, क्योंकि जब तक उसका पार्टीशन ना हो जाए, उसका बंटवारा ना हो जाए और यह चिन्हित ना हो जाए कि कौन सा हिस्सा किसका है, तब तक उसको नहीं बेचा जा सकता। और अगर वो ऐसी स्थिति में बेचते हैं तो अब ये तो पता नहीं है कि वो किस व्यक्ति का हिस्सा उन्होंने बेच दिया, किसका नहीं बेचा है। और ये भी है कि अगर वो सिर्फ अपने हिस्से तक का बेच रहे हैं
तो कोर्ट में जब हम बंटवारे का केस डालते हैं तो वहाँ ये हो सकता है कि भाई हमने उनकी जो शेयर आता था उन्होंने अपने शेयर बेच दिया और बाकी का शेयर जो बचा हुआ है वो दूसरे व्यक्तियों का शेयर है। तो कोर्ट निर्धारित कर सकती है कि उनका अपना है। वैसे वो कोर्ट उसको नहीं बेच सकते, और अगर उन्होंने उससे अपने हिस्से से भी ज़्यादा बेच दिया है तो उसके लिए हम उसको निरस्त कराने के लिए सेल डीड को जा सकते हैं। शर्मा जी, अब आपसे अगला सवाल है। मवेशी जमीन का कुछ हिस्सा बिना बंटवारा किए पिता उस ट्रस्ट में दान करता है जिस ट्रस्ट का भाई या वो खुद ही चेयरमैन हो और वह ट्रस्ट बस नाम का हो। कहने का मतलब ये है कि ट्रस्ट केवल ज़मीन हड़पने के उद्देश्य से ही बनाया गया हो, तो वो क्या ऐसे दान किए ज़मीन को कोर्ट से रद्द किया जा सकता है या नहीं? कृपानंद जी, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि जहाँ संयुक्त संपत्ति की बात है तो पूरी संपत्ति को तो ना तो बेचा जा सकता है ना ही दान किया जा सकता है। जहाँ तक पारिवारिक ट्रस्ट की बात है तो अगर पिता जो उसके अपने हिस्से की ज़मीन है उसको तो दान में दे सकता है, लेकिन बाकी अन्य ज़मीन जो दूसरे के हिस्से की है उसको दान में नहीं दे सकता। तो अगर वो पारिवारिक ट्रस्ट भी है और वो सिर्फ ज़मीन को हड़पने के लिए बनाया है तो केवल उनकी जो दान की बात है वो केवल वहाँ तक मान्य होगी जहाँ तक उनका अपना हिस्सा बनता है। और अगर उन्होंने इस तरह से कोई दान किया गया है जिसमें दूसरे की संपत्ति दूसरे का हिस्सा भी गया है तो वहाँ पर आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और उस दान गिफ्ट डीड को निरस्त करा सकते हैं, क्योंकि वह अवैध है। और अगर सिर्फ उन्होंने अपने हिस्से तक की बात की है तो उसके लिए कानून में आप एक केस डाल के न्यायालय में डाल के और आप कह सकते हैं कि इन्होंने अपने हिस्से की जो ज़मीन है वो न्यायालय में वहाँ ट्रस्ट में दान कर दी गई है और बाकी जो ज़मीन है वो मेरा हिस्सा बचता है, उस पर आप अपनी डिक्लेरेशन ले सकते हैं। शर्मा जी, हमारे दर्शक रामदेव भगत जी आपसे जानना चाहता है कि बिहार के सिवान जिला में ज़मीन सर्वे का काम कब शुरू हो रहा है? कृपानंद जी, जैसा ये चाहते हैं तो इस विषय में तो सिवान जिले के जो अधिकारी हैं वही बात अच्छे ढंग से बता सकते हैं कि वहाँ सर्वे कब से शुरू होने जा रहा है। तो इनके लिए मेरी सलाह यही है कि वो सिवान के जो जिलाधिकारी हैं और जो चकबंदी अधिकारी हैं और जो अन्य दूसरे अधिकारी हैं उनसे संपर्क करके ये पता करें कि ये कब से वो सर्वे शुरू करा रहे हैं। मैं यहाँ उनसे ये कहना चाहूँगा, जो ऑफिशियल कार्रवाई है, ऑफिशियल एग्जीक्यूशन का काम है, जो ऑफिस के रूटीन वर्क है, वो वहीं के अधिकारी से पूछे। और हमारे जो वकील साहब आते हैं उनको जो हम बुलाते हैं उनको खासकर इसलिए बुलाते हैं कि जो ज़मीन जायदाद से संबंधित जो विवाद है उनको जब उनसे जो कोई आपको सलाह लेना है तो आप सलाह आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो ऑफिशियल वर्क है ना, जो वहाँ कब शुरू होने वाला है कब समाप्त होने वाला है, तो बेटर है कि आप वहीं के अधिकारी से संपर्क करें। शर्मा जी, मथुरा उत्तर प्रदेश से श्रीमती मान्या शर्मा आपसे अपनी ज़मीन विवाद का उचित कानूनी सलाह चाहती है। वो कह रही है कि हमारे बंटवारे का केस डीडीसी के यहाँ लंबित है, बहस पूरी हो चुकी है। चकबंदी अधिकारी के फैसले की मूल प्रति गायब हो जाने से फैसला नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करें? जैसा मान्या जी ने सवाल किया है, अगर उनका विवाद चल रहा है और सिर्फ मूल प्रति की बात है तो अगर उन्होंने जो चकबंदी अधिकारी का आदेश है उसकी अगर उन्होंने प्रमाणित प्रतिलिपि ली है, सर्टिफाइड कॉपी ली है, तो आप उसे डीडीसी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं एविडेंस के तौर पर, साक्षी के तौर पर, और आप अपने फैसले को करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं है तो
अगर मूल प्रति गायब है तो आजकल तो जहाँ तक मुझे पता है कि सभी रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज होते हैं, तो उन ऑर्डर्स की कॉपी भी कंप्यूटराइज कहीं ना कहीं होंगी, सुरक्षित रखी होंगी, और उसमें बहुत सारे अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं, निचले स्तर से लेके और उच्च अधिकारियों तक चकबंदी में शामिल होते हैं, जिनकी सबकी अपनी अपनी रिपोर्ट्स होती हैं। तो उसके आधार पर वो वहाँ से दोबारा रिपोर्ट्स ले सकती हैं, और अगर वहाँ से सभी कुछ गायब है तो उनके खिलाफ़ आप आरटीआई में मांग सकते हैं, और आरटीआई में भी वो नहीं देते हैं तो आप डीडीसी से आदेश करा सकते हैं कि वो उनको पेश करें। और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड है और उसको गायब हो जाना एक संगीन अपराध भी है, तो जिस व्यक्ति की ये जिम्मेदारी थी कि उसको वह रिकॉर्ड रखना था, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। दोबारा से भी आदेश दे सकता है। यस, दोबारा से भी वो आदेश दे सकता है चकबंदी के लिए। चकबंदी के लिए। शर्मा जी, जमीन विवाद एक ऐसा मामला है जहां सिविल के साथ साथ कई बार आपराधिक मामले भी सामने आ जाते हैं। सगे भाइयों के बीच जमीन जायदाद के लिए मारपीट तक हो जाती है, एक दूसरे पर जानलेवा हमले तक कर देते हैं जी। और इस खूनी झड़प में एक भाई अपने ही सगे भाई का मर्डर तक कर देते हैं। अब आपसे आपराधिक मामले में सबसे पहला सवाल है, मरोसी जमीन या घर जिसमें आपकी हिस्सेदारी है और उस जमीन या घर को भाई ने अपने कब्जे में कर रखा है, तो उसे बलपूर्वक खाली करवा सकते हैं या नहीं? जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यदि आप संपत्ति के टाइटलधारी हैं तो बलपूर्वक संपत्ति को खाली करवा सकते हैं। तो इसको ज़रा हमारे दर्शक को स्थिति पूरा समझा दीजिए। जैसा कि आपने मुझे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर हम टाइटलधारी हैं तो बलपूर्वक खाली करा सकते हैं। बलपूर्वक खाली कराने का मतलब यह नहीं है कि हम खुद जाएं और 4 लठैतों को ले जाएं और उसको हम ज़बरदस्ती धक्के मार कर निकाल दें और उसका सामान फेंक दें। ऐसा नहीं हम कर सकते, क्योंकि कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। हमारे जो कानून है उसमें व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही हम ये कार्य कर सकते हैं। अगर आपकी संयुक्त परिवार की ज़मीन है और आप उससे अपना हिस्सा प्राप्त करना चाहते हैं और वो आपके भाई के कब्जे में है, तो आप न्यायालय की शरण में जाएं, न्यायालय में केस फाइल करें कि जी मेरी संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए और मुझे मेरी संपत्ति का पजेशन दिलाया जाए। तो उसमें पार्टीशन और पजेशन का सूट जाएगा, तो आपका बंटवारा कोर्ट उसमें निर्धारित जो आपका हिस्सा होगा उसका बंटवारा कर देगी, और आपका कौन सा हिस्सा कहाँ पर स्थित है ये भी उसमें डिसाइड हो जाएगा कि आपको कौन सा शेयर कहाँ मिलेगा। तो जब आप कोर्ट की तरफ से आपको डिग्री मिल जाएगी कि हाँ जी आप इस संयुक्त संपत्ति में, आपकी पैतृक संपत्ति में ये हिस्सा आपका है और आपका शेयर यहाँ पर स्थित है, तो आप उसको खाली कराने के लिए कोर्ट में एक एग्जीक्यूशन फाइल करेंगे कि कोर्ट ने मेरे फेवर में ये डिक्री दी है और मेरा ये हिस्सा बनता है और ये इस वक्त इनके पोजीशन में है, तो इनसे मुझे खाली कराया जाए। तो उस एग्जीक्यूशन पिटीशन में कोर्ट अपने ऑर्डर को कार्यवाही को पूरा कराने के लिए आपको पुलिस फोर्स देगी, पुलिस बल देगी और उसको डायरेक्शंस देगी कि इनको खाली करा के इनको कब्जा दिलाया जाए। तो न्यायालय के आदेश के अनुसार न्यायालय की कार्यवाही को पूरा करने के लिए जो आपको पुलिस बल की सहायता मिलेगी, और तब आप जाकर कोर्ट ने जितना आदेश दिया है जो आपका हिस्सा है वो आपको पोजीशन में दिला देगी। तो इस तरह से आप उसका वो बल प्रयोग कर सकते हैं। बल प्रयोग का मतलब यह नहीं है कि आप खुद जाएं, उसको बंदूक लेकर जाएं, पिस्टल लेकर जाएं और उसके सर पे रख दें और कहें यहाँ से खाली करो। अच्छा शर्मा जी, मैं यहाँ दर्शक को थोड़ा और क्लियर कीजिए। ये तो मरोसी ज़मीन का मामला है जिसमें आपने कहा कि आप टाइटल सूट दीजिए, पोजीशन सूट करवाइए कोर्ट में जा कर के, लेकिन जो टाइटलधारी है ऑलरेडी उसके नाम से ज़मीन है, रजिस्टर्ड ज़मीन है, कहने का टाइटलधारी का मतलब, तो वहाँ क्या करें?
अगर टाइटलधारी भी हैं आप और उस ज़मीन पर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जे में है, तब भी आपको न्यायालय में बात डालना पड़ेगा पजेशन के लिए कि मुझे ये मैं इस भूमि का, इस संपत्ति का टाइटलधारी हूँ, इस पर मेरा अधिकार है और इस पर किसी गैर व्यक्ति ने अवैधिक रूप से कब्जा कर रखा है, तो मुझे इसका कब्जा दिलाया जाए। तो वहाँ आपके फेवर में एक डिग्री पास होगी आपके कब्जे की, और फिर उस डिग्री के एग्जीक्यूशन में कोर्ट, न्यायालय जो है आदेश देगी, एक अमीन भेजेगी, उसके साथ पुलिस बल भेजेगी और उसको आपको कब्जा दिलाएगी। तो यही प्रक्रिया है, प्रक्रिया सेम है दोनों कंडीशंस में। आपको बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं दिया गया है, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। वो विधिक रूप से ही आप, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसका पालन करते हुए ही आप उससे ज़मीन खाली करा सकते हैं, अपनी संपत्ति खाली करा सकते हैं। शर्मा जी, अगला सवाल जो आपसे कहने जा रहा हूँ वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। टाइटलधारी अपने संपत्ति को खाली करवाने के दौरान किस बल का प्रयोग कर सकता है और कितना कर सकता है? यदि बल प्रयोग कब्जाधारी के तरफ से भी होने लगे और दोनों तरफ से जमकर मारपीट होने लगे तो आप क्या कानूनी सलाह देंगे? बलपूर्वक मतलब कि कोर्ट ने आखिर बलपूर्वक क्यों कहा, थोड़ा इसको क्लियरिफाई करें। देखिए, जहाँ तक मेरा कहना है कि बलपूर्वक का मतलब यही होता है कि आपके पास एक राइट है, आपके पास एक टाइटल है, अगर आप उसके अधिकारी नहीं हैं तो कोर्ट भी आपकी मदद नहीं कर सकती। लेकिन जब आप उसके टाइटलधारी हैं, आप उसके स्वामी हैं, मालिक हैं और आप ये प्रूव कर देते हैं, तो कोर्ट की भी जिम्मेदारी है और कोर्ट अपना बल आपको देगी और आपको पुलिस प्रोटेक्शन भी देगी और आप खाली करवा सकते हैं। और जैसा कि आपने मुझे कहा कि भाई ने कब्जा कर रखा है तो वो किस तरह का बल प्रयोग कर सकता है, तो मेरी सलाह तो यही है कि बल प्रयोग न करके आप कानून का सहारा लें और न्यायालय के द्वारा ही उसको खाली कराएं। अगर आपका भाई, आपका ताऊ, जिसने भी आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, अगर वो राजी रिश्ते से मान जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो आप कानून का सहारा लें, वो ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि कहीं कोई हिंसात्मक कार्रवाई हो जाती है, सामने मारपीट हो जाती है, तो उस कंडीशन में तो अगर मारपीट में जो भी लोग घायल होंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और पुलिस जो कार्रवाई करेगी, जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में निकल कर आएगा जांच में कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, उसके आधार पर न्यायालय कार्रवाई करेगा। और उसके लिए वो दंडात्मक कार्रवाई न्यायालय करेगा, उसमें आपको पजेशन नहीं दिला सकता। पजेशन के लिए आपको सिविल में ही जाना पड़ेगा, दीवानी न्यायालय में ही जाना पड़ेगा, दीवानी न्यायालय से ही आपको आदेश प्राप्त करना पड़ेगा। पुलिस के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, पुलिस केवल जो भी घटना हुई है, जो मारपीट हुई है, उसकी जांच कर सकती है, अपनी रिपोर्ट दे सकती है, ये बता सकती है कि जांच में ये पाया गया कि कौन कौन दोषी हैं, कौन दोषी नहीं है, पहल किसने की, बाद में किसने की, वो उसके आधार पर जो न्यायालय है वो उनकी रिपोर्ट के आधार पर देखेगा, आरोप पत्र के आधार पर, और उस हिसाब से वो दंडात्मक कार्रवाई करेगा। तो उसमें दोनों पक्षों पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। वह जांच के आधार पर ही पता लगेगा कि पहल किसने की है, दोष किसका कितना है, क्या है, वो न्यायालय के विवेकाधीन है। तो इस तरह से मेरी सलाह तो यही है कि आप कोई भी बल प्रयोग ना करें, मारपीट ना करें, और इस तरह की कार्रवाई के लिए दीवानी न्यायालय में जाकर अपना पिटीशन दाखिल करें और अपना पजेशन मांगें। तो न्यायालय आपको बल भी दिलाएगा, आपको पुलिस प्रोटेक्शन भी दिलाएगा, पुलिस भी भेजेगा जहां आवश्यकता होगी, और अगर कहीं किसी ने उस पर ताले वगैरह लगा रखे हैं तो वहां आपको उस ताले को तोड़ने के भी आदेश देगा पुलिस के द्वारा और आपको कब्जा दिलाएगा। तो वह एक वैध कब्जा होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं किसी का ताला लगा हुआ है और आप गए और आपने जाके उसका ताला तोड़ा, और ताला तोड़ने के बाद आप उसमें घुस गए, तो जिस व्यक्ति का ताला लगा हुआ था कल वो आपके खिलाफ
पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज कर सकता है और कह सकता है कि जी यहाँ मेरा ये सामान रखा था और इस तरह से इन्होंने मेरी कब्जे वाली ज़मीन में ताला तोड़ दिया, तो उसमें आपके ऊपर चोरी का और दूसरे आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हो सकते हैं। तो मेरी सलाह यही है कि आप इस तरह की कार्यवाही स्वयं न करके न्यायालय के द्वारा ही उचित मार्गदर्शन में कार्य करें। शर्मा जी, आजकल जमीन जायदाद के विवाद में कब्जाधारी अपने महिला को लड़ाई में आगे कर देता है जी। और थाने में जाकर झूठी शिकायत लिखवाते हैं कि मेरे साथ छेड़छाड़ और मारपीट हुई है। ऐसे महिला से निपटने के लिए क्या किया जाए? तो ये जो घटना, जो छेड़छाड़ वाली महिला से जो मैंने आपको पूछा, ये आम बात हो गया है जी। जैसा कि आपने मेरे से पूछा कि बहुत सारे लोग अपनी महिलाओं को आगे कर देते हैं और छेड़छाड़ के आरोप भी लगा देते हैं, और ऐसा अमूमन देखने में आ रहा है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो इसके लिए मेरी सलाह आपको यही है कि अगर आपको ऐसा कोई अंदेशा है कि कोई महिला के द्वारा आपके पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए जा सकते हैं, तो आप प्रिकॉशनरी तौर पर आप कमिश्नर को या एसएसपी को या जो भी वहाँ का उच्च अधिकारी है और थाने हैं, वहाँ पर आप पहले एक इंटीमेशन दे सकते हैं कि इस व्यक्ति से मुझे इस तरह का खतरा है कि ये मुझ पर झूठे आरोप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आज टेक्नोलॉजी का युग है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, कैमरे हैं और वॉइस रिकॉर्डर्स भी होते हैं। कुछ ऐसे पेन वगैरह भी आते हैं जिसमें आप वीडियो ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा अंदेशा है तो आप उन चीज़ों का प्रयोग करें, और जब भी किसी से बात करें उस वक्त वहाँ पर आप उनकी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करें, या तो ऑडियो रिकॉर्डर के द्वारा या आप मोबाइल के द्वारा भी उस चीज़ को कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके पास एक साक्ष्य होगा कि आपने छेड़ा है या नहीं छेड़ा है, तो उससे आपका एक बचाव हो जाएगा। अगर वो कोई व्यक्ति आपको इस तरह के एलिगेशन लगाता है, आप पर कोई आरोप लगते हैं, तो आप अपने बचाव में वो चीज़ें प्रस्तुत कर सकते हैं कि देखो जी मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, यहाँ पर ये व्यक्ति कैमरा लेके खड़ा था या मोबाइल से उसने ये शूट किया और इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, ये आरोप मेरे ऊपर झूठे आरोप हैं। तो टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करें और उसे अपने बचाव के लिए इस तरह से रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा मैं जानना चाहूँगा, कभी कभी होता है कि पुलिस जो है महिला का ही सुनती है। यदि आप कितना भी कहें जो मैंने इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है, जैसे कि आपने हाल ही में देखा होगा कि लखनऊ में एक कैब ड्राइवर को बुरी तरह एक महिला ने पीट दिया रोड क्रॉसिंग करते हुए, जबकि उस कैब ड्राइवर का कोई दोष नहीं था जी। ज़रा भी दोष नहीं था, उसको हिट नहीं किया था जी। और जबकि वो प्रियदर्शनी नाम था उस महिला का जी। तो वो प्रियदर्शनी ने काफ़ी बुरी तरह उसको मारा, हमला किया, और जो है जब पुलिस उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया शुरुआत में जी। और जो महिला ने कहा, जो प्रियदर्शनी ने कहा, और उल्टा जो है कैब ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज हो गया। वो तो बाद में साक्ष्य उपलब्ध हो गया जी। तो फिर उल्टा ही जो उस महिला पर एफआईआर दर्ज हुई। जी। लेकिन ये जो होता है, आप प्राय देख लीजिए, कई थाने जाकर देख लीजिए, महिला चली जाती है और फिर जो रिपोर्ट लिखा देती है, और उसके बाद जो है उल्टा ही जो है जो मर्द जो होता है, जो पीड़ित होता है, उसको जो है अंदर बंद कर देता है, फिर उनसे पैसे वसूलते हैं। क्या इसको ये सही है? इस पर आप थोड़ा कमेंट करें। नहीं, यह चीज़ें सही तो नहीं हैं, क्योंकि आजकल कानून का दुरुपयोग भी देखने में मिल रहा है, और ख़ासकर महिलाओं के द्वारा जो महिला छेड़छाड़ के कानून हैं या बलात्कार के कानून हैं, उनका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और अभी कुछ मैंने देखा है कि लोग पॉक्सो एक्ट के आने के बाद अपने बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करने लगे हैं, ये भी देखने में आया है। तो जहाँ दुरुपयोग हो रहा है वो तो सरासर गलत है ही, और उस दुरुपयोग में कई बार पुरुष को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। तो मैं मानता हूँ इस बात को कि कई बार निर्दोष होते हुए भी पुरुष को उसका दुरुपयोग, कानून के दुरुपयोग का जो है नुकसान उठाना पड़ता है और उसका न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन
फिर भी अब जैसे आपने मुझे बताया कि कैब ड्राइवर के साथ मारपीट हुई, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं जहां महिला छेड़छाड़ के या बलात्कार के मसले आते हैं और महिला आकर थाने में शिकायत करती है कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है या मेरे साथ बलात्कार हुआ है, तो पुलिस को मजबूरी है कि उनकी रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ती है और कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन जांच में अगर ये पाया जाता है कि ऐसा नहीं है, महिला ने झूठी रिपोर्ट दर्ज की है, तो पुलिस उस व्यक्ति को रिलीफ भी देती है और न्यायालय रिलीफ देता है। तो अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इस तरह के साक्ष्य रिकॉर्डिंग के माध्यम से आ जाते हैं, तो पुलिस उनको अप्रिसिएट करेगी। और अगर पुलिस नहीं करती है तो आप उच्च अधिकारियों से उन साक्ष्यों को ले जाकर बता सकते हैं कि ये साक्ष्य मेरे पास हैं, पुलिस इनको रिकॉर्ड पर नहीं ले रही है और जो जांच है वो निष्पक्ष रूप से नहीं की जा रही है। तो जो ऊपर के अधिकारी हैं वो आदेश दे सकते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए और जो ये साक्ष्य दे रहे हैं उन साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लाया जाए। और अगर वहाँ भी कुछ नहीं बनता है तो आप उन साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत कर सकते हैं और वहाँ न्यायालय आपको उन साक्ष्यों के आधार पर आपको दोष मुक्त कर सकता है। वो एक अलग बात है कि आपको असुविधा होती है, आपको न्याय मिलने में देरी हो सकती है, आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन जब आपको एक बार न्याय मिल जाए और आप दोष मुक्त हो जाते हैं तो उसके बाद आपके पास ये राइट है, ये अधिकार है कि आप उस महिला के खिलाफ आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मुकदमा फाइल कर सकते हैं और उसको सज़ा दिला सकते हैं। और का न्यायालय जो है आपको आपकी उस आपत्ति पर, उस केस पर आप उस महिला को सजा कर सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग छूटने के बाद सोचते हैं कि अब मैं फर्दर आगे कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्यों पढ़ूं, पहले ही मेरा इतना समय बर्बाद हो गया है, तो लोग नहीं करते। लेकिन जहां झूठे मुकदमे हैं तो मेरी तो यही सलाह है सभी को और मेरा आह्वान है कि इस तरह के झूठे मुकदमों के खिलाफ अगर आप दोष मुक्त हो जाते हैं तो आपको उस महिला के खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, जिससे कि वो हतोत्साहित हों और आगे से कोई दूसरी महिला इस तरह के कानून का दुरुपयोग न कर सके। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जैसा आपने मेरे को कैब ड्राइवर के बारे में मालूम बताया, तो उसमें भी जब साक्ष्य मिल गए तो उस महिला के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज हुई और पुलिस ने अपना कार्य किया, तो वहाँ पर देर से ही सही उसको न्याय मिला। शर्मा जी, ये आपसे मेरा अंतिम सवाल है। जमीन विवाद में आप पर कोई जानलेवा हमला कर देता है तो सेल्फ डिफेंस में आप क्या उपाय कर सकते हैं? कानून ने हमें क्या अधिकार दिया है? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और आपकी जान को इतना गंभीर हमला है, आपको ऐसा लगता है कि उसमें आपकी जान जा सकती है, तो उस परिस्थिति में आपको भी उसकी जान लेने का अधिकार है। अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो कोर्ट जब जांच होगी उस वक्त ये देखा जाएगा, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, चाहे आपने अपने बचाव में ही हमला किया और बचाव में हमला करने से उस व्यक्ति को चोटें पहुँचे, तो हालांकि कोशिश तो ये रहती है कि कानून कहता है कि हमारा बचाव ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को उसकी ज़िंदगी का नुकसान ना हो। लेकिन फिर भी अगर अपने बचाव में जहां आपको लग रहा है कि मेरी जान जा सकती है और इतना घातक हमला है, तो उस स्थिति में अगर उसकी सामने वाले की भी ज़िंदगी चली जाती है, जान चली जाती है, तो भी कानून में आपको रियायत मिलेगी और आप बरी कर दिए जाओगे। लेकिन कोर्ट उसमें क्या होगा कि जब उस व्यक्ति की डेथ हो गई है, उस व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद जब एफआईआर दर्ज होगी, तो निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज कराने वाला दूसरा व्यक्ति होगा या आप दर्ज कराने वाले होंगे। तो जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो साक्ष्य उसके सामने आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो सामने वाले का हमला था वो इतना गंभीर था, इतना घातक था कि मेरी जान जा सकती थी। उस के बदले मैंने जो है ये एक्ट किया, ये कार्य किया जिसमें उसकी जान चली गई।
तो आपको दोष मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि वह हमला उतना घातक नहीं था और आपको उस हमले के बदले में इतना घातक हमला नहीं करना चाहिए था कि उसकी जान चली जाए, तो उस कंडीशन में कोर्ट आपको आपके एक्ट को देखते हुए आप पर कार्रवाई कर सकती है। तो वहाँ पर हमें ये प्रूव करना पड़ता है, हमें जो आत्म सुरक्षा का आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में जो प्रावधान किए गए हैं, तो उसमें आत्मरक्षा का अधिकार भी है और उस आत्मरक्षा के अधिकार में जिस स्तर का सामने वाले के द्वारा हमला किया जा रहा है, हम उसी स्तर पर अपना बचाव कर सकते हैं। अगर सामने वाला ने यदि पिस्टल से या बंदूक से या तलवार से हमला किया है तो हमें उसी रेस्पॉन्स से हमला करना पड़ेगा। हाँ, हमें उसी स्तर पर अपने बचाव की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन अब कई बार क्या होता है कि सामने वाले के पास तो पिस्टल है, आपके पास पिस्टल नहीं है, तो उस वक्त आपके पास जो भी बचाव का साधन उपलब्ध हुआ आप उसके द्वारा उस पर हमला कर सकते हो, अपना बचाव कर सकते हो। और उस बचाव में अगर उसकी जान चली जाती है तो आपको दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर सामने वाला, ये जो पिस्टल है ये तो सरकार से लाइसेंस मिली हुई होती है, यदि मिला हुआ लो अवैध, तब तो फिर अवैध आपने वेपन इस्तेमाल किया, इसका अलग केस बन सकता है। देखिए, पिस्टल चाहे वो लाइसेंसी है या गैर लाइसेंसी है, तो सामने वाला जो इस्तेमाल कर रहा है अगर वो जीवित ही नहीं है और उसके पास वो गैर लाइसेंसी पिस्टल थी, तो जो व्यक्ति जीवित ही नहीं रहा तो अब उस पर तो कोई केस बन नहीं सकता, क्योंकि उसको तो अभियोजित नहीं किया जा सकता, ना उसको सज़ा दी जा सकती है, उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। उसका बचाव आपको मिल सकता है कि उसके पास गैर लाइसेंसी हथियार था या लाइसेंसी हथियार था। तो अगर ऐसा नहीं है कि उसने लाइसेंसी हथियार से आप पर आक्रमण किया है तो आपको बचाव नहीं मिलेगा, उसने गैर लाइसेंसी हथियार से आप पर हमला किया है तो आपको बचाव मिलेगा। ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता कि उसने लाइसेंसी से किया है तो ही आपको बचाव मिलेगा, बचाव का अधिकार नहीं मिलेगा, और गैर लाइसेंसी से किया है तो आपको बचाव का अधिकार मिलेगा। आपको दोनों सूरतों में बचाव का अधिकार है, चाहे वो लाइसेंसी से हमला किया गया हो चाहे गैर लाइसेंसी से किया गया हो। तो क्या हम गैर लाइसेंसी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं उस वक्त? नहीं, गैर लाइसेंसी हथियार आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर गैर लाइसेंसी हथियार है तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको ये भी कोर्ट के सामने आएगा कि कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन भी ठीक नहीं थी, तो एक मुकदमा आपके ऊपर भी दर्ज हो सकता है। फिर आपको यह बताना पड़ेगा कि यह हथियार आया कहाँ से। उस स्थिति में हो सकता है कि आप ये प्रूव करना पड़े आपको कि ये हथियार मेरा नहीं है, उसी का छीन के मैंने उसी से छीना था, या मुझे कहीं वहाँ पड़ा हुआ था या किसी के हाथ से गिर गया था और वो मैंने जो है हाथापाई में, कई बार ये होता है कि हाथापाई में गिर गया तो मैंने उसे उठा के इस्तेमाल कर दिया। लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो हथियार आपके द्वारा ही लाया गया तो कहीं ना कहीं आपका जो बचाव का वो है उस पर एक प्रश्न चिन्ह भी लग जाएगा कि कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन भी गलत थी। अगर आपके पास लाइसेंसी थी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास गैर लाइसेंसी थी तो आप गैर लाइसेंसी लेकर गए हो तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी भी इंटेंशन ठीक नहीं थी। तो यह एक सवाल ज़रूर उठेगा। तो वह साक्षी के ऊपर निर्भर करेगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में साक्षी क्या आए हैं, आपके पास वो हथियार कैसे आया, कहाँ से आया, क्या है, आपको बताना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। और इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य आएंगे उनके आधार पर कोर्ट जो है आपको दोष सिद्ध या दोष मुक्त कर सकती है। शर्मा जी, इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की परिचर्चा में बस इतना ही। ये परिचर्चा आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।